दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश समसामयिकी 2022 से रिलेटेड जो वीडियो का एक सीरीज बना रहे थे, इसको हम कंटिन्यू करते हुए हम बढ़ चुके हैं अपने 8वें लेक्चर की तरफ। तो आज की शुरुआत करते हैं। जो मुख्य मुख्य बातें पढ़नी हैं, तो उसमें से पहला वीडियो जो है, पहला जो समाचार है, जो पहला न्यूज़ है, वो आपका इतिहास से संबंधित है। तो अभी हाल ही में बागपत, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, बागपत में वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के शासन से संबंधित 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेशन करके, खनन करके वहाँ पे 12वीं सदी के आसपास के 16 सिक्के बरामद किए हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान आपका राजस्थान, दिल्ली और ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में शासन करते थे। तो उनके समय मिलने से उस समय की जो शासन व्यवस्था थी और उस जो कार्यकाल था, उसके बारे में थोड़ा जानकारी पुष्ट होती है। अब इसमें जो सिक्का मिला है वो किन किन धातुओं का बना हुआ है, तो ये एक मिक्सचर धातु है, जो कि आपका चांदी और तांबा, अर्जेंटम इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो Ag और Cu, ठीक है, कॉपर, और जिसको इंग्लिश में कॉपर कहते हैं और इसको आपको सिल्वर कहते हैं, इससे मिलकर के बना हुआ है। एक ये समाचार हो गया। दूसरा एक वन लाइनर समाचार है कि सहारनपुर में माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय जो है उसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और अगला जो है आपका कि कई बार आपसे ऐप पूछता है कि मतलब ये ऐप जो है किससे संबंधित है, तो एक मंत्र ऐप है, इसको पढ़ेंगे तो MANTRA। यहाँ पे ए और जो आर है ये स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ, मैंने गलती नहीं की, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है ही। तो MA जो है एक शब्द है, उसका है माँ, और N जो है आपका नवजात से संबंधित है, माँ और नवजात ट्रैकिंग ऐप। तो इसमें मतलब ऐसा है कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनके और उनकी माँ की जो स्थिति है उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए, या आपका उसको ट्रैक करने के लिए, ताकि उनको पोषण से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद उनके शिक्षा से संबंधित, तो ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए मंत्रा ऐप जो है, इसमें आपका ट्रैकिंग के लिए इसको बनाया गया है। तो ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि किससे संबंधित है। अगला आपका कि यूपी का 10वां वेटलैंड, फिलहाल मैंने वीडियो के सीरीज नंबर 1 में ही मैंने वेटलैंड के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का 10वां जो वेटलैंड साइट है, ठीक है, वो आपका हैदरपुर है, हैदरपुर वेटलैंड साइट है, और देश का 47वां वेटलैंड साइट है। 2021 के नवंबर के आसपास इसको घोषित किया गया। अब रामसर साइट या वेटलैंड साइट जो होता है, उसमें देखने को ये मिल रहा है कि ये जो हैदर वेटलैंड साइट है, ये आर्टिफिशियल लेक से संबंधित है। मतलब ये जो प्राकृतिक तौर पे नहीं था, इसको 1984 में एक झील बना था, ठीक है, उसका निर्माण किया गया था, मतलब उसमें पानी जमा था, और वहीं पे आपका उसको वहाँ पे पशु पक्षियों का शिकार करना मना है। तो अगर धीरे धीरे जब आप क्राइटेरिया में पहुँचते हैं, तो रामसर की जो क्राइटेरिया है, तो ऐसे क्षेत्रों को वेटलैंड घोषित कर दिया जाता है। तो हाल ही में इसको घोषित किया गया। ये है कहाँ पे? ये आपका हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके अंतर्गत ही आता है, और मुजफ्फरनगर बिजनौर की सीमा पे स्थित है, और गंगा और सुलानी नदी के बीच में स्थित है ये। तो इस तरीके से हैदरपुर वेटलैंड साइट तो हो गया। अगला जो आपका समाचार वो ये है कि सरयू नगर परियोजना, आज का जो हमारे वीडियो का सबसे हाईलाइट चीज़ है वो आपका यही है कि सरयू नगर परियोजना का को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। देखिए, एक चीज़ होता है शिलान्यास करना, शिलान्यास करने का मतलब होता है कि उसकी प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, वो शुरू होगा, मतलब वो जीरो पे है अभी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री या कोई भी जो उस पद पे विद्यमान है, चीफ मिनिस्टर, अगर वो देश को या राष्ट्र को समर्पित करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो परियोजना पूरी हो चुकी है। तो ये कहाँ से शुरुआत किया उन्होंने? बलरामपुर से उन्होंने देश को समर्पित किया। ये सरयू नगर परियोजना आज का हाईलाइट है, मैं पहले बता चुका, और इसको हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कई बार आपसे क्या होता है कि जल संसाधन के बारे में, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में आपसे पूछता है, तो आप सरयू जल नगर परियोजना को के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो आपके पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये आपका, इसकी हम इतिहास से समझते हैं। तो 1978 में इंदिरा गांधी के समय में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। उस समय इसकी लागत मात्र 100 करोड़ रुपए थी।
ठीक है, और उसको 318 किलोमीटर बनाया जाना था, लेकिन परियोजना पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, लेकिन बाद में इस सरयू नगर परियोजना में तेज़ी लाने के लिए इसको 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया। तो एक्चुअली किसी भी परियोजना को अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तेज़ी से काम करती है। कई बार प्रदेश सरकारों के पास उतना पूंजी नहीं होती है कि उसमें लगा सके, तो 2012 में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई। अब ये जो सरयू नगर परियोजना है, नहर परियोजना है, नगर नहीं, तो सरयू नहर परियोजना है, वो आपका 318 किलोमीटर लंबा है और ये आपका 9 जिलों से होकर के जाता है। और इसका सिंचाई का जो क्षेत्र है 15 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करने की क्षमता रखता है। और 318 किलोमीटर की परियोजना के साथ में छोटी छोटी सहायक नहर भी बनाए गए हैं। कोई एक बड़ा नहर जा रहा है, अब इस नहर को जो है आपका छोटे छोटे नहर निकाल करके लंबे क्षेत्र में ले जाते हैं, तभी तो 15 लाख हेक्टेयर पहुंचा, नहीं तो एक नहर के सहारे थोड़ी पहुंचेगा। अब इसमें एक बात और समझने वाली बात है कि 2000 मतलब ये जो आपका 9 जिलों से होकर के जा रहा है उनका नाम बताइए। तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और ये आपका महाराजगंज। मतलब कुल मिला के नेपाल की सीमा से कई बार नहरों में बैराज बनाए जाते हैं। अब आपको ये समझेंगे ये बैराज क्या होता है। तो बैराज एक वो जगह होती है जहाँ पे आपका एल्टीट्यूड का डिफरेंस होता है और उसको में एक गेट लगाए जाते हैं जिसमें उस पानी की फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, उसको हम कभी जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसको भी हम समझ लेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ नदियों को जोड़ा जा रहा है। मतलब ऐसा है कि ये नदी जोड़ो परियोजना जो थी अटल जी की आपका परियोजना, उनके समय में इसकी चर्चा अधिक होती थी। तो उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए यहाँ पे घाघरा को सरयू नदी से जोड़ा गया, सरयू नदी को ताप्ती से नहीं, राप्ती से। ताप्ती नदी तो आपका पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, ठीक है ना, नर्मदा और ताप्ती आपने सुना होगा। तो घाघरा को सरयू से, सरयू को राप्ती से, राप्ती को बाणगंगा से और बाणगंगा को रोहिन नदी से। ये आपका 5 नदियाँ जो है आपस में मिली हैं और किसके माध्यम से मिली है, इन्हीं नहरों के माध्यम से। इनका टोटल किलोमीटर जो देखने को मिल रहा है 318 किलोमीटर है। अगला है आपका कि हाल ही में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जो है वो आपका यहाँ पे अभी उसको काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया गया है कॉरिडोर का। ये आपका काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के गंगा घाट को जोड़ता है। अब इस कॉरिडोर में अगर हम इसकी थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे तो काशी विश्वनाथ की हिस्ट्री ये है कि इसका जो अभी आधुनिक स्वरूप है वो आपका 1777 से लेकर के 3 साल 80 में 1777 से 80 के बीच में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसकी पुनर्स्थापना की गई थी। और इसमें स्वर्ण मंडित इसका जो मुकुट है उसको यहाँ पे रणजीत सिंह जी के द्वारा किया गया था। तो रणजीत सिंह के द्वारा स्वर्ण मंडित किया गया था। इस मंदिर को कई बार विध्वंस किया जा चुका है। जो विदेशी मुस्लिम आक्रांता थे तो उन्होंने कई बार इसको तोड़ा भी। 3 बार यहाँ पर मैं उल्लेख करूँगा। पहली बार इस मंदिर को जब तोड़ा गया था तो वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में 1194 में इसको मंदिर को तोड़ा गया था। फिर लोगों ने इसका जीर्णोद्धार किया। फिर दूसरी बार आपका जौनपुर के शासक महमूद शाह के द्वारा किया गया 1447 में। ठीक है, तो ये 2 बार तोड़ा गया। और तीसरी बार शाहजहां के निर्देश पे 1642 में इसको तोड़ा गया था। और यहाँ पे अंतिम आपका यहाँ पे है कि सुशासन सूचकांक 2021 जो है अभी उसमें आपका ग्रुप बी में उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान मिला है।